आर्टिकल 21 कर रहे थे। ओके, आर्टिकल 21 कर रहे थे। और अब तक के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने एक चीज मार्क की है, जब से मैंने टेस्ट बोला है कुछ स्टूडेंट्स परमानेंटली चले गए हैं। मतलब इतना डर है, इतना खौफ है। किस बात का खौफ है? कि मतलब मेरी असलियत सामने आ जाएगी। हम्म। मैंने मार्क किया लिटरली, आई वोंट नेम द स्टूडेंट्स। ओके, आप भी जानते हो कौन कौन लोग लगातार 5-6 दिन, एक हफ्ते से पहले मैं टेस्ट का अनाउंस किया था, मैं किसी दिन भी टेस्ट ले लूंगा। कुछ स्टूडेंट्स परमानेंटली एक हफ्ते से नहीं आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं सर आज टेस्ट लेंगे, और सोचो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ओके, तो वी आर डूइंग द आर्टिकल 21, that is this is the most important article of fundamental rights. Okay, this article talks about the life and liberty. Okay, life and liberty. तो इस आर्टिकल को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन दी है। ओके, अब तक मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं क्लास, दैट्स व्हाई मतलब मैं आपको बता रहा हूं, और खासतौर से जो नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे लेक्चर बेटा प्री कम मेंस होते हैं। ओके, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे और प्रीलिम्स में भी सारा एरिया कवर कर देंगे। आपको इन लेक्चर्स के अलावा ना लक्ष्मीकांत देखनी है, कोई और किताब नहीं देखनी है, लेक्चर्स आर एनफ। ओके, आज आर्टिकल 21 हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद वी विल टेक द आर्टिकल 21 कैपिटल ए। ओके, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आर्टिकल 21 के, जो आपके फेवरेट बुक लक्ष्मीकांत में डिस्कस नहीं किए गए हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 को सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। इंटरप्रेट किया मतलब उसका मीनिंग निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है आर्टिकल 21 का मतलब है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यहां जो लाइफ का शब्द है, इट इज जस्ट नॉट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही नहीं है, इसमें इंसान एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहे। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी वुमेन का रेप होता है तो वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन। ओके, तो मैं आपको वो केस बताऊंगा। ओके, बोधिसत्व गौतम वर्सेस आपके सुरुथी, जो 1997 का केस है। तो आई विल टेक दिस थे कि किस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने रेप विक्टिम्स को आर्टिकल 21 का वायलेशन के बराबर ठहराया था। ओके, तो अभी आर्टिकल 21, जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने 2 दिन ले लिया, खत्म हो गया होगा, पर आज आर्टिकल 21 चलेगा। ओके, अभी राइट टू डाई आएगा, यूथनेशिया। ओके, ओके, तो यूथनेशिया क्या है, पैसिव यूथनेशिया भारत में अलाउ है, तो ये सारा डिस्कस आज करेंगे। उसके बाद 21 ए आएगा। ओके, देखिए क्लास, आर्टिकल 21 कंटिन्यू करेंगे। मैंने जितने नए स्टूडेंट्स हैं उनको 2 लेक्चर्स पहले भेज दिया था। ओके, तो आई थिंक जो लोग नए स्टूडेंट्स क्लास ले रहे होंगे, पूर्वी एंड अदर स्टूडेंट्स, प्रियंका एंड अदर स्टूडेंट्स, तो जो लोग उनको पुराने 2 लेक्चर्स देख लेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर 2 लेक्चर से कंटिन्यूएशन में ही है। ओके, देखिए क्लास, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 of the Indian Constitution, Indian Constitution, which provide right to life and personal liberty, right to life and personal liberty, has been widely interpreted, has been widely interpreted, widely interpreted by the Supreme Court, by the Supreme Court. Supreme Court says that, Supreme Court says that right to life includes the right to live with human dignity, includes the right to live with human dignity,
human dignity. First of all, women also have the right to life and liberty. Women also have the right to life and liberty. Full stop. Their honor and dignity, their honor and dignity cannot be outraged or violated. Their honor and dignity cannot be outraged or violated. They also have the right to lead an honorable and peaceful life. They also had the right to lead an honorable and peaceful life. The Supreme Court in versus बोधिसत्व गौतम वर्सेस श्रीमती सुबीरा चक्रवर्ती, 1995 केस, 1995 केस held that rape is a crime not only against the person, rape is a crime, 1995 case, rape is a crime not only against a person, but also against the entire society. But also against the entire society. It is crime against basic human rights. It is crime against basic human rights. And it violates right to life. And it violates right to life. Violates right to life. Full stop. Next class. देखिए सबमिट डालिए. Whether right to die is a fundamental right. Put a question mark. Whether right to die is a fundamental right under Article 21. Whether right to die is a right to die is a fundamental right under Article 21. लिखे सुप्रीम कोर्ट इन लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट इन लैंडमार्क जजमेंट पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस, पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस. case held that a person cannot be forced to enjoy right to life to his detriment. A person cannot be forced to enjoy
right to life to his detriment, DETRIMENT, disadvantage, 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 or disliking. Full stop. The court argued that world life in Article 21. The court argued that the word life in Article 21 means right to live with human dignity. Right to live with human dignity. And the same does not mere connote. And the same does not merely, MERELY, merely connote, 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 merely connote. क्लास? यस सर, बोलिए। हाँ, देखो मैं पूरा कहां तक लाइन था मेरा, कहां तक डिक्टेट किया था? कनोट कंटिन्यूड ड्रजरी, कंटिन्यूड ड्रजरी, DRUDGERY, मतलब लाइफ का। इस केस में सेक्शन आईपीसी सेक्शन 309 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया था। आईपीसी सेक्शन 309 सुसाइड का सेक्शन का, कि जिसने अगर कल्पेबल होमोसाइड किया, सुसाइड किया हो, तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई लोग जीना ही नहीं चाहते हैं, उनकी लाइफ हेल हो चुकी होती है, और अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड करते हैं, और सुसाइड सपोज सक्सेसफुल नहीं रहा, तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस लग जाएगा 309 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में, पी रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की लाइफ कंटिन्यूअस ड्रजरी हो चुकी है, तो राइट टू लाइफ का मतलब वही, अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं, एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 309 को खारिज कर दिया। पर फिर किस केस में इस केस का पलट गिर दिया? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में फिर अपने चीज को पलट दिया। बट फिर बाद में आपके पार्लियामेंट ने 309 सेक्शन को, आईपीसी 309 सेक्शन को बिल्कुल ही हटा दिया। ओके, तो ये सब चीजें, दैट्स व्हाई आई एम डिक्टेटिंग दीज थिंग्स, बिकॉज ये सारी चीज आपके लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखी है। ओके, लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखी ये सारी चीज। लिखिए क्लास। कनोट continued drudgery, 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 continued drudgery, full stop. Thus in this case, Supreme Court declared section 309 of IPC, Supreme Court declared section 309 of IPC, section 309 of IPC unconstitutional, decriminalizing unconstitutional, decriminalizing attempted suicide, the court held that fundamental right to life under Article 21, the court held that fundamental right to life under Article 21, includes right to die. ये चीज ध्यान रखना, अब ये सब आपकी किताबों में नहीं दे रखा है। इंक्लूड्स राइट टू डाई and criminalizing suicide
criminalizing suicide attempt, criminalizing suicide attempt is a violation of human dignity, is a violation of human dignity, is a violation of human dignity. तो स्टॉप. अब ये 1990 आपके जो ये केस था. यस सर, बोलिए सर. सर यही तो ये रेडिकल स्टेट वो था. तो 2 साल बाद ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 306 और 309 में जो कल्पेबल होमिसाइड है ना, वो आपके मतलब आर्टिकल 21 में डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई. ओके, वो 2 साल में ये रेडिकल व्यू था सुप्रीम कोर्ट का, और ये रेडिकल व्यू सिर्फ 2 साल तक रहा. 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिर से पलट दिया. देखिए, हाउएवर द अबव रेडिकल व्यू could not last long. However, the above radical view could not last long. The P. Rathinam ruling, the P. Rathinam ruling radical view of Supreme Court could not last long. Could not last long. The P. Rathinam ruling was overturned in Gyan Kaur versus State of Punjab. In Gyan Kaur versus State of Punjab 1996 case. Gyan Kaur versus State of Punjab 1996 case, in which Supreme Court held that right to life is a natural right. Right to life is a natural right embodied in Article 21. Right to life is a natural right embodied in Article 21. Embodied in Article 21. And Section 309 of IPC. And Section 309 of IPC does 9 of IPC is constitutionally valid. And Article 21, that is right to life, and Article 21 that is right to life does not include right to die. Does not include right to die. Include right to die. So stop. देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. पार्लियामेंट later in 217 passed Mental Health Care Act 2017. Parliament in 2017 passed Mental Health Care Act 2017. Mental Health Care Act 2017. Mental Health Care Act 2017. Which came into effect in 2018. This law makes the suicide legal in India. This law make the suicide legal in India. अंडरलाइन कर देना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा. This law make the suicide legal in India.
तो बाद में कानून ने ही, आपके पार्लियामेंट ने ही आपके मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 पास किया, जिसमें सुसाइड को लीगल बताया। 309 अट्रैक्ट नहीं होगा। देखिए, मोर ओवर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी section 309 of IPC is not included in BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। BNS is not included in BNS 2023। तो जो भारतीय न्याय संहिता है, जो नई भारतीय न्याय संहिता है, उसमें सुसाइड वाला जो 309 का सेक्शन है वो इंक्लूड है ही नहीं। ऊपर से पार्लियामेंट ने मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 में सुसाइड को लीगल करार कर रखा है। ओके, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दो केस याद रखेंगे, पी रतिनम, और जिसमें उसने 309 को काटा, फिर अगेन 309 को अपहेल्ड किया, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये दो याद रखेंगे। फिर बाद में मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार ने खुद ही एक ऐसा एक्ट लाया है कि कई बार लोग ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, तो जब लोग ट्रॉमेटाइज, मेंटल हेल्थ, भाई ट्रॉमेटाइज है तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ डिट्रॉइट है ना। एक हेल्दी इंसान तो सुसाइड नहीं कर सकता ना, एक हेल्दी इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। तो जब कोई अगर सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहा है तो वो ट्रॉमेटाइज्ड है, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तो मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है और उसने अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो हाउ कैन ही और शी कैन बी कन्विक्टेड। उस बेचारी की ऑलरेडी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तुम उसके ऊपर फिर लगा दोगे क्रिमिनल एक्ट आईपीसी का। तो इस एक्ट ने भारत में सुसाइड को लीगल करा देगा। मतलब कोई भी अगर सुसाइड की कोशिश करता है, बाय चांस बच जाता है, तो अब उसके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, तो ये सब आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। अब सोच लीजिए क्लास, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 क्या है, मैक्सिमम आपके किताब में अगर बहुत डिटेल दे रखा होगा तो एक पन्ने का दे रखा होगा आर्टिकल 21, और यहां हम आज तीसरा दिन है आर्टिकल 21 का। ओके, हम आज पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैम की भी छुट्टी है, मैम नेक्स्ट लेक्चर नहीं ले पाएंगी, तो आप चाहते हैं कि आज 21A भी कंप्लीट हो जाए, सो दैट, मतलब आज आर्टिकल 21 खत्म हो जाए, सो दैट आई कैन स्टार्ट आर्टिकल 22 टुमारो। ओके, ये क्लास नेक्स्ट लाइन, सब हेडिंग डाली क्लास। राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी। देखिए, राइट टू डाई विद डिग्निटी और यूथनेशिया, और इसका एक फेमस केस हुआ था, आप सब जानते होंगे, अरुणा शॉम्बॉक केस। ओके, अरुणा शॉम्बॉक केस। ओके, जिसपे भारत में ये बहस छेड़ी थी कि क्या यूथनेशिया को लीगल करना चाहिए या इलीगल करना चाहिए। अब आप लोगों से कुछ लोग यूथनेशिया नहीं जानते होंगे। यूथनेशिया मतलब, इफ अ पर्सन इज, मतलब दो तरह के यूथनेशिया होते हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। ओके, विश्व में कुछ देश, काफी देश पैसिव यूथनेशिया अलाउ करते हैं, पर कुछ देश एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ करते हैं, जैसे बेल्जियम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ है। मतलब सपोज कोई पर्सन बेड रिडन है, उसको इमेंस पेन है, सपोज कैंसर 4th स्टेज का है, इमेंस पेन है, सहा नहीं जा रहा है, तो एक्टिव यूथनेशिया क्या होगा कि डॉक्टर उसे कुछ ऐसा इंजेक्शन दे देगा ताकि वो परमानेंट उसकी डेथ हो जाएगी। इसे कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया कि मतलब डॉक्टर ने ही ऐसा इंजेक्शन दे दिया कि उसकी, उसको उस पेन से, मतलब उसको उस जिंदगी से मुक्ति मिल गई। ओके, उसे एक्टिव यूथनेशिया कहते हैं। पैसिव यूथनेशिया उसे कहते हैं
जिसे कोई पर्सन बेड रिडन है, सपोज आपके एक तरीके से वेंटिलेटर पे है, ओके, और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो पैसिव यूथनेशिया कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा लाइफ सपोर्ट है उसको हटा लिया जाए और उस पर्सन को नेचुरल डेथ मिल जाए, पैसिव यूथनेशिया। तो अरुणा जो शॉम्बॉक केस था वो इसी केस में ये था, जिसमें ये कहा गया कि भारत में पैसिव यूथनेशिया अलाउ है, बट अंडर स्ट्रिक्ट सर्कमस्टेंसेस एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस। ये नहीं कि बस सीधे लिख दिया, उसमें मतलब कोर्ट जजेस शामिल होंगे, वो देखेंगे कि क्या सही में इसको पैसिव यूथनेशिया लेना सही है, करना सही है या नहीं सही। ओके, तो ये एक लास्ट मेजर टॉपिक होता है राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 का, यूथनेशिया। समझ में आ रहा है ना क्लास? व्हाट इज यूथनेशिया? लिखिए क्लास। हाँ हाँ हाँ, ये सारा चीज लिखवा रहा हूँ चीज। ये क्लास, यूथनेशिया इज अ डेलिबरेट एंडिंग ऑफ पर्सन लाइफ। ओके, euthanasia is the deliberate ending of person's life. Euthanasia is a deliberate ending of person's life. Ending of person's life in order to alleviate suffering and misery. In order to alleviate ALLEVIATE, alleviate suffering and misery. It is also known as mercy killing. It is also known as mercy killing. Mercy killing. Many people argue on whether right to live includes right to die. Whether right to live includes right to die. Right to die, particularly the right to die with dignity. Particularly the right to die with dignity. The Supreme Court in landmark judgment. The Supreme Court in landmark judgment. Aruna Shambhog versus Union of India, 2011 case. Aruna Shambhog versus Union of India, 2011 case. case. 11 case, 2011 case. Considered the question of passive euthanasia. Considered the question of passive euthanasia. Passive euthanasia. To stop the practice of passive euthanasia is legalized in several countries. The practice of passive euthanasia is legalized in several countries, like Netherlands, Belgium, Denmark, Netherlands, Belgium, Denmark, Switzerland. Switzerland, Colombia, Luxembourg,
and some of the states of USA, and some of the states of USA, some of the states of USA. To my this section, to my right section, मैंने जितने कंट्रीज बोले हैं इनमें से वेस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है अगर इंडिया से लिया जाए? सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट का दिमाग ना हर एंगल से चलना चाहिए। वेस्टर्न मोस्ट कोलंबिया नहीं होगा यूएसए से? यूएसए, हाँ अगर कंट्री का देखो वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए, हो सकता वो स्टेट्स ना हो जो आपके ईस्ट कोस्ट पे हैं। अलास्का, पर हो सकता है अलास्का स्टेट्स ना हो ना, सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूएसए। इट्स बेटर टू कॉल कोलंबिया देन द स्टेट्स ऑफ यूएसए ना। ओके, उसके बाद क्या आएगा आफ्टर दैट? डेनमार्क, डेनमार्क, ओके ओके, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ओके। ये क्लास देखिए, दीज कंट्रीज, these countries allow passive euthanasia. These countries allow passive euthanasia where terminally ill person, where terminally ill person life support is removed. Terminally ill person's life support is removed so that he or she can die naturally. So that he or she can die naturally. While in active euthanasia, doctor uses fatal substances to end someone's life. Doctor uses fatal substances to end someone's life. And this is legal in Belgium, Switzerland, Canada, and parts of Australia. Belgium, Switzerland, Canada, and parts of Australia. However, in India, there is no law. However, in India, there is no law enacted by legislature that regulates practice of euthanasia. That regulates practice of euthanasia. Regulates practice of euthanasia. And initially, the practice of euthanasia is illegal. Initially, the practice of euthanasia is illegal. However, Supreme Court in Aruna Schomburg versus Union of India, Supreme Court in Aruna Schomburg versus Union of India, 2011 case held that 2011 case held that passive euthanasia can be practiced. Passive euthanasia can be practiced practiced on the case by case by the bench
of High Court, by the bench of High Court, which consists of not less than 2 judges, which consists of not less than 2 judges, giving permission to the medical team, giving permission to the medical team giving permission to the medical team containing neurologist, physician, psychiatrist लिख लेंगे ना, psychiatrist, giving permission and relative, giving permission and a relative giving bona fide, गिविंग बोनाफाइडे, वो बोनाफाइडे मतलब वो लिखित में देगा एफिडेविट के साथ, एंड रिलेटिव गिविंग बोनाफाइडे कंसेंट टू प्रैक्टिस पैसिव यूथेनेशिया ऑन पेशेंट, टू प्रैक्टिस पैसिव यूथेनेशिया ऑन पेशेंट thus in India the passive euthanasia is illegal. The passive euthanasia is legal but case by case basis. The passive euthanasia is legal but on case by case basis. Case by case basis. But active euthanasia is still illegal. Active euthanasia is still लीगल, इलीगल. ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल 21 खत्म होता है. ओके, हेडिंग डालिए क्लास आर्टिकल 21 कैपिटल ए. आर्टिकल 21 कैपिटल ए, राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन. तो टू माई दिस साइड, लेफ्ट साइड, अनुज जी आप बताएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं राइट टू एजुकेशन से संबंधित? गिनती बता रहा हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नहीं समझ नहीं पाया ना. गिनती के कितने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने आर्टिकल्स हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब 1 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं. इंटरप्रिटेशन में जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात कही गई हो. अब ये नहीं कि हाईली इनडायरेक्टली अब कह दोगे, जिसमें क्लियर कट राइट टू एजुकेशन की बात की, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है. 3. हाँ सर, ध्यान रखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 5 आर्टिकल्स हैं राइट टू एजुकेशन. ओके, 5 आर्टिकल्स हैं. ओके, ये क्लास राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है. राइट टू एजुकेशन इन इंडिया.
इन्हीं में, इसी आर्टिकल में प्रीलिम्स, इसी लेक्चर में प्रीलिम्स है, इसी लेक्चर में मेंस है। देखिए, एट प्रेजेंट देयर आर 5 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट देयर आर 5 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which have children as their special focus, which have children as their special focus. At present there are 5 articles in the Constitution of India which have children as their special focus. These articles are Article 21 capital A, children as their special focus. 21 capital A, Article 24, Article 39F, small f, Directive Principle of State Policy, 39F, 39F, मतलब उसमें F कहता है that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and a childhood and the youth are protected against exploitation and against the moral and material abandonment. Okay, 39F indirectly नहीं है सर, डायरेक्टली तो सीधा चिल्ड्रन की बात कर रहा, और चिल्ड्रन के बाद अगर एनवायरमेंट की बात कर रहा तो एजुकेशन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। चिल्ड्रन आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज, तो चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? एक 5 साल के बच्चे को अपॉर्चुनिटी किस चीज में है? स्किल तो 5 साल के बच्चे में नहीं होगा, एजुकेशन ही तो होगा। और चिल्ड्रन आर गिविंग अपॉर्चुनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? चिल्ड्रन आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, 39F, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45। अब मेरे को आप बताओ, अब मेरे को आप बताओ, फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सा आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटी के बेटा क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और ऐसे बनते हैं ना, अच्छे अच्छे इंसान भूल जाता है। के, वेरी गुड वेरी गुड, के 51 ए के, ठीक है, लिखिए आर्टिकल 51 ए, 51 कैपिटल ए स्मॉल के, 51 कैपिटल ए स्मॉल के, 51 कैपिटल ए स्मॉल के, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरीके से जब मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वुमेन्स का पढ़ाऊंगा ना, तो एक पूरा लेक्चर लूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स वुमेन से रिलेटेड है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सोचते नहीं है ना, हम ब्लाइंडली लक्ष्मीकांत को पढ़ लेते हैं। बेटा अब यूपीएससी भी लक्ष्मीकांत नहीं पूछ रहा ज्यादा, क्योंकि जब सभी के हाथ में वही किताब है तो यूपीएससी वो थोड़ा ना पूछता है। इस बार के आपने उत्तराखंड के पीसीएस में ही देखा था, जो उसने क्वेश्चन पूछा था, केस पूछा था, लक्ष्मीकांत में कहां दे रखा है? वो केस दे ही नहीं रखा जो लक्ष्मीकांत इस बार उत्तराखंड में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। तो यूपीएससी छोड़ दो, अब उत्तराखंड पीसीएस भी लक्ष्मीकांत को नहीं फॉलो कर रहा। लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है, बहुत है, बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि अच्छी किताब है, आसान भाषा में समझा रखा है। पर ये मत सोच के चलिए कि जो जो हमारा जो लक्ष्मीकांत है ना, यही एग्जाम में आएगी। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन, यस सर, क्या एजुकेशन में, क्या रिजर्वेशन क्या है? वो हायर एजुकेशन रिजर्वेशन आता है, बेसिक्स में थोड़े ना आता है, ठीक है? वो हायर एजुकेशन में आता है, वो पढ़ेंगे आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जब पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे इनामदार केस एंड ऑल दोस, वो हायर एजुकेशन में आता है। किस किस केस में आएगा? अभी 29-30 में पढ़ेंगे हम ये सारे चीज केसेस। हाँ, ये 5 है बेसिक एजुकेशन पे। ये क्लास, बैकग्राउंड ऑफ राइट टू एजुकेशन, बैकग्राउंड ऑफ राइट टू एजुकेशन, बैकग्राउंड ऑफ राइट टू एजुकेशन। It is to be noted that the 1986 National Policy on Education, it is to be
It is to be noted that 1986 National Policy on Education did not make the education compulsory. Did not make the education compulsory. Make the education compulsory. तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे नेशनल एजुकेशन कंपलसरी बनाई गई? हाँ भाई, आप लोग में से कई लोग एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी है, कुनार की पूरी आप कमी आप पूरी कर रहे हैं। एनीबडी इन द क्लास? देखिए, द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये सब एक एक लाइन वर्ड इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि आपके जो सो कॉल्ड जो जनरल किताबें ना, उनमें ये सब चीजें नहीं दे रखी हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट on education right of children, the first official document on education right of children was Ram Murthy committee, report was Ram Murthy, वैसे आचार्य राम मूर्ति हैं, आचार्य राम मूर्ति कमेटी रिपोर्ट in 1990, आचार्य राम मूर्ति कमेटी रिपोर्ट in 1990, which reviewed National Education Policy 1986, which reviewed National Education Policy 1986, which reviewed the National Education Policy 1986. This committee mentioned that that not paying attention to the right to education, that not paying attention to the right to education was the most fundamental problem of our education system, was the most fundamental problem of our education system. Full stop. Later on, Supreme Court, in Mohini Jain, versus State of Karnataka. Mohini Jain versus State of Karnataka, 1992 case, held that the basic education is the part of fundamental right under Article 21, is a part of fundamental right under Article 21. Under Article 21. The same thing was reiterated by Supreme Court. Same thing was reiterated, फिर से कहा, same thing was reiterated by Supreme Court in JP उन्नी कृष्णन. ये केसेस याद रखिएगा, JP उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश.
1993 केस, JP Unni Krishnan वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 केस. द कोर्ट रूल दैट, बेटा ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जितने नए स्टूडेंट्स हैं. नए स्टूडेंट्स के लिए केसेस आर वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे आप 10th 11th 12th में केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं. आपने पूरा डिटेल लिखा है, केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी, मार्क्स कम मिलेंगे. लिटरेचर कम लिखा, अगर केमिकल इक्वेशन सही लिख दी ना, मार्क्स पूरे मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे. तो वही है, अगर आपने जैसे सपोज राइट टू एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं और आपने मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और उसके बाद जेपी उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से शुरुआत की, या और बेटर बात है राम मूर्ति, आचार्य राम मूर्ति कमेटी से बात शुरुआत की, तो फिर मतलब एग्जामिनर सीधे कहेगा इस बच्चे को पूरा नॉलेज है, ही नोज एवरीथिंग, कि हाँ भाई राम मूर्ति कमेटी 1990 में आई थी, उसके बाद मोहिनी जैन केस आया, उसके बाद जेपी उन्नी कृष्ण केस आया, उसके बाद तपस मजूमदार कमेटी आई. जो आप बोले थे मजूमदार, वो तो बाद में आई है बेटा, तपस मजूमदार. ओके, तो ये पूरा क्रोनोलॉजी है राइट टू एजुकेशन. ओके, लिख लीजिए क्लास. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रूल दैट एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट derived in article 21. Education is the fundamental right derived in article 21. देखिए, in 1999 the then Atal Bihari Vajpayee government formed Tapas Majumdar Committee. Then Atal Bihari Vajpayee government formed Tapas Majumdar Committee to insert Article 21A in the fundamental rights. To insert Article 21 capital A in fundamental rights. Later, via 86th Constitutional Amendment Act 2002. Later, via 86th Constitutional Amendment Act 2002. Article 21 capital A was inserted. Article 21 capital A was inserted in part 3rd of the Constitution. Article 21 capital A was inserted in part 3rd of the Constitution. Part 3rd of the Constitution, which states that इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे, the state shall provide free and compulsory education. The state shall provide free and compulsory education to all children of age of 6 to 14 years. To all children of age of 6 to 14 years. 14 years. In such manner as the state may by law determine. As the state may by law determine. इन्वर्टर कॉमा क्लोज. तो मतलब आर्टिकल 21 एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, तो मतलब स्टेट आर्टिकल 21 ए क्या कह रहा है, ये लॉ तभी लागू होगा जब स्टेट उसके लिए लॉ बनाएगा,
तो 21A के इंसर्ट होने से राइट टू एजुकेशन नहीं मिला है, उसमें यह कहा गया कि स्टेट कानून बनाएगा। वो कानून बनाया यूपीए सरकार ने, उस कानून को कहा गया राइट टू एजुकेशन, आरटीई कहा गया, राइट टू एजुकेशन। ओके, तो वो 2009 में वो कानून जाकर के बना। ओके, और 2010 से राइट टू एजुकेशन एप्लीकेबल हुई, जिसके ऊपर आपकी एक फेमस बॉलीवुड मूवी बनी है हिंदी मीडियम, इरफान की, कि हिंदी मीडियम किस तरीके से राइट टू एजुकेशन का मिसयूज किया जाता है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस, अपने स्कूल्स जो बड़े रेपुटेड कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि उनमें यह कहा गया कि इतनी सीट्स हर प्रोमिनेंट स्कूल रिजर्व रखेगा अंडर प्रिविलेज के लिए। तो स्कूल्स उन सीटों को भी किस तरीके से मैनेज करते हैं वो हिंदी मीडियम में बहुत बखूबी से दिखाया गया है। ओके, तो राइट टू एजुकेशन, पहली बात समझ लीजिए बेटा, इस कानून को समझिए। कानून खुद कहता है कि स्टेट कानून बनाएगा। देखो आर्टिकल 21 ए क्या कह रहा है, स्टेट शाल फ्रेम द लॉ। तो राइट, आर्टिकल 21 कैपिटल ए को फंडामेंटल राइट में डालने से राइट टू एजुकेशन नहीं बना। राइट टू एजुकेशन कब बना, जब वो बिल पास हुआ। बिल कब पास हुआ, 2009 में। फंडामेंटल 21A तो 2002 में आ गया था, पर उसके बाद राइट टू एजुकेशन आया नहीं था, क्योंकि राइट टू एजुकेशन खुद कहता है सरकार बिल लाएगी। तो 2002 से लेकर 2009 तक सरकार बिल ही नहीं लेके आई थी। 2009 में बिल लाया तो राइट टू एजुकेशन शुरू हुआ। समझ पा रहे हो ना? ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। लेटर ऑन द यूपीए गवर्नमेंट formed, UP government tried to pass right to education bill 2005, right to education bill 2005, right to education bill 2008, right to education bill 2008। पहले 2005 लेके आई, फिर 2008 लेके आई। बट इन 2009 2009 right to education act was implemented। right to education act was implemented। act was implemented which says that every child of age group between 6 to 14, every child of age group between 6 to 14 years, every child of age group between 6 to 14 years shall have the right to free and compulsory education, shall have the right to free and compulsory education। No child is liable to pay any kind of fees। No child, hello, ओके जस्ट मिनट, मैं 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, मैं एक लेक्चर में हूँ, 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, देखिए, नो चाइल्ड इज लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी, एनी काइंड ऑफ फी, कॉमा कैपिटेशन फी और चार्जेस। फी, this right provide child belonging to the disadvantaged group, this right provide child belonging to the disadvantaged group as well as general group, as well as general group which should be aged between 6 to 14 years, which should be aged between 6 to 14 years। According to this, this the right to education was declared as basic right, the right to education is declared as basic right
basic right, and was withdrawn from the list of directive principle of state policy, and was withdrawn from the directive principle of state policy, withdrawn from the directive principle of state policy. हेलो, ठीक है, मैं देखता हूँ। देखिए, दैट वाज स्टेट पॉलिसी। देखिए, द राइट टू एजुकेशन, द राइट टू एजुकेशन education as per 86th amendment, as per 86th amendment requires the government, to assure the entrance, attendance and completion of primary education, requires the government to ensure attendance, entrance and completion of primary education, for all children between the age 6 to 14 years, between the age 6 to 14 years, full stop. The Right to Education Act has made, next line, the Right to Education Act has made, the Right to Education Act has made the state and local bodies, ध्यान रखना, यहाँ लोकल बॉडीज भी अकाउंटेबल हैं, स्टेट एंड लोकल बॉडीज अकाउंटेबल for its implementation, and as a result, Anil Boldia Committee, Anil Boldia Committee was set up by HRD Ministry, in 2009-2010, to harmonize the right to education and Sarv Shiksha Abhiyan, right to education and Sarv Shiksha Abhiyan. It is to be noted that, next line, it is to be noted that Madarsas and Vedic Pathshala, में ये बताओ आरटीई मदरसा और वैदिक पाठशाला में है या नहीं है? तो वैदिक पाठशाला माइनॉरिटी कहाँ है? देखिए, it is to be noted madrasas and Vedic Pathshala have been clearly kept out. Yes sir. जो एक्सक्लूसिव आप इस एक्ट पढ़ना उसमें है क्लियरली, madrasas and Vedic Pathshala have been clearly kept out of the purview of RTE. To stop. Thus, through 86th Constitutional Amendment Act,
Article 45 language was changed. Article 45 language was also changed. Article 45 language was also changed. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की लैंग्वेज भी चेंज कर दी गई थी, which now states that state shall endeavor to provide early childhood care, endeavor to provide early childhood care and education for all children, until they complete the age of 6 years. Until they complete the age of 6 years. Until they complete the age of 6 years. ये हो गया आर्टिकल 21 कैपिटल ए। आज आपका 21 और 21A खत्म हो गया। कल मैं शुरू करूंगा 22 और टाइम मिलेगा तो 23। ठीक है, तो कल हम प्रिवेंटिव डिटेंशन ये सारा चीज शुरू करेंगे। ओके, और अगर टाइम मिलेगा तो आर्टिकल 23 भी शुरू कर देंगे क्लास। ओके, 21A समझ में आ गया ना? 21A की हिस्ट्री कहां से जाती है? आचार्य राममूर्ति कमेटी से। ओके, आचार्य राममूर्ति कमेटी, अब क्रोनोलॉजी याद रखिए। आचार्य राममूर्ति कमेटी, फिर मोहिनी जैन केस, जेपी उन्नीकृष्ण केस, जेपी उन्नीकृष्ण केस के बाद आपके ये तपस मजूमदार कमेटी आ जाती है। तपस मजूमदार कमेटी के बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 21A इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट पास होता है 2009 में। फिर अनिल बोरडिया कमेटी आती है। ये सारा चीज आपको अगर ऐसे याद रखोगे तो प्रीलिम्स भी याद होता जाएगा और मेंस भी याद होता जाएगा। ठीक है, टफ कुछ नहीं है। याद रखिए, हमारे और आप जैसे लोग ही हर साल यूपीएससी और पीसीएस क्वालिफाई करते हैं, तो टफ नहीं है। टफ होना या इजी होना, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेट। दिमाग के ऊपर है। आप दिमाग से टफ मान लेते हो तो टफ हो जाता है, दिमाग से इजी मान लेते हो तो इजी हो जाता है। अब जैसे कल मेरा मतलब मेरे बच्चे क्लास फर्स्ट में है, इनका मैथ्स का एग्जाम था। मेरा बच्चा 8+1 नहीं बता पा रहा था। हो जाता 8+1। अब मैं उसके क्या था सुना कि 8+1 9 हो जाता है, वो 8+1 ही नहीं बता पा रहा था। ओके, तो मतलब इट्स ऑल अबाउट द मेंटल स्टेट। ओके, तो अगर आप मेंटल स्टेट से पॉजिटिव हो, ये इजी है। और अगर आप इसको कहोगे कितना सब पढ़ना है, तो सर सिविल सर्विस, फिर आपने गलत ही जगह हाथ वो कर दिया है। सिविल सर्विसेज इसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट्स और इसी लेंथ वाइज डिटेल वाइज पढ़ने पड़ेंगे, तो आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इतना आपको एश्योरेंस है कि इसके अलावा आपको किताबें नहीं पढ़नी। इससे ज्यादा क्या किताब में होगा? आपकी लक्ष्मीकांत से ज्यादा तो मैंने 21A लिखा दिया। ठीक है, इसी को रिवाइज कर लेना है, एग्जाम आराम से, इसी के बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो कल आपका शेड्यूल यही रहेगा। आज नेक्स्ट क्लास इसलिए मैम की नहीं है क्योंकि बिकॉज मैम इज नॉट वेल। ओके, कल जहां तक है एथिक्स इंटीग्रिटी की क्लास होगी। ठीक है, तो क्लास सी यू टुमारो विद आर्टिकल 22। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू। यस।